नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करती हूँ। बहुत दिन से मेरे चैनल पर ये कमेंट आ रहे थे कि मैम रसास्वादन का वीडियो बनाइए। आइए, रसास्वादन किस प्रकार से लिखना है इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले आपको रचना या पाठ का शीर्षक नाम लिखना है। जब आप शुरुआत करेंगे तो 8 मुद्दों पर आपको पूरा रसास्वादन लिखना है, लेकिन सर्वप्रथम जब आप रसास्वादन लिखना प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले आप पाठ का नाम, रचना का शीर्षक लिखेंगे। दूसरा मुद्दा है रचनाकार का नाम या कवि का नाम आपको लिखना अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद कविता की केंद्रीय कल्पना। अब ये कविता की केंद्रीय कल्पना क्या होता है? जब आपने कविता को पढ़ा, उसके बाद में आपने कविता को पढ़ने के बाद में उसके अंदर क्या क्या कल्पनाएं की, आपने क्या क्या सोचा, उसे आपको लेकर उसके अंदर उन मुद्दों के अंदर लिखना है। फिर अगला जो है रस और अलंकार। अगर आपको कविता पढ़ने के बाद जिस रस की अनुभूति होती है तो आप वो रस लिखेंगे, और अगर अलंकार आपको प्राप्त होते हैं पढ़ने में तो आप अलंकार भी लिखेंगे। अगला 5वां मुद्दा है प्रतीक विधान। अब प्रतीक विधान क्या है? प्रतीक जो है दृश्य, यानी इस कविता को पढ़ने के बाद आपके मस्तिष्क में कौन कौन से दृश्य आपने देखे, जिसे हम कहते हैं क्या क्या अज्यूम किया आपने, क्या क्या दृश्य देखे, उन सभी को लेकर लिखना है कि कवि ने किन किन बातों के तरफ ज्यादा जोर दिया है, किन को ज्यादा महत्व दिया है, तो ये आपको इस मुद्दे के अंदर लिखना है। अगला है कल्पना, यानी आपने कविता को पढ़ने के बाद इस कविता में क्या कल्पना की, आपको किसके ओर ज्यादा उजागर कर रहा है, कौन सी चीजें आपको काफी पसंद आ रही है, तो उन चीज को यहाँ पर लिखना है। अगला पसंद की पंक्तियां तथा प्रभाव। कविता पढ़ने के उपरांत कौन सी पंक्तियां आपको ज्यादा पसंद आई है और उसका प्रभाव आप पर क्या पड़ा है, आपको इसके अंतर्गत लिखना है। हमारा अंतिम 8वां मुद्दा है कविता पसंद आने का कारण, यानी जो कविता आपने रसास्वादन में पढ़ा है, ये कविता आपको क्यों पसंद आया है, क्यों अच्छा लगा है, आपको इसका कारण लिखना है। अब हम क्या करेंगे, एक एक पाठ को, यानी जो काव्य है आपकी कविता, नवनिर्माण, वृंद के दोहे, गुरबानी, विशेष अध्ययन, कनुप्रिया, हम इसे लेकर एक एक देखना प्रारंभ करेंगे कि रसास्वादन किस प्रकार से लिखा जा सकता है। आपको परीक्षा में अगर मुद्दों के आधार पे पूछा जाएगा तो मुद्दों के आधार पे किस प्रकार से लिखना है, और अगर आपको मुद्दे नहीं दिए जाते हैं और आपको प्रश्न केवल दे दिया जाता है और कहा जाता है रसास्वादन लिखिए, तो उसे किस प्रकार से लिखना है, इस बारे में हम विस्तारित रूप से चर्चा करेंगे। मैंने यहाँ चुनिंदा शेर, इसका रसास्वादन नहीं लिखा है, आपके लिए वह गृह कार्य है। आप उसे लिखकर मुझे मेरे चैनल पर मैं आपको ईमेल आईडी दूंगी, आप उसके साथ में अटैच करेंगे तो मैं देखूंगी कि आप रसास्वादन किस प्रकार से बहुत अच्छे से समझ पाए हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला है पाठ 1 नवनिर्माण। हम पाठ 1 नवनिर्माण देखना प्रारंभ करेंगे कि किस प्रकार से परीक्षा में रसास्वादन करने के लिए पूछा जा सकता है। अब आप अपने समक्ष देख रहे हैं कि निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर नवनिर्माण कविता का रसास्वादन कीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि नवनिर्माण कविता का रसास्वादन, यानी पूरी कविता का आपको रसास्वादन करना है, पूरी कविता को पढ़ना है और उसमें क्या क्या चीजें आपको ज्यादा प्रभावित की, क्या क्या चीजें अच्छी लगी, इन सभी का आपको रसास्वादन करना है। यहाँ मुद्दे आपको दिए जाएंगे, क्योंकि पहले ही कह दिया है निम्नलिखित, यानी आपको मुद्दे दिए जाएंगे, उस मुद्दों के आधार पर आपको रसास्वादन लिखना है। तो देखिए कौन कौन से मुद्दे हैं। सबसे पहले है रचना का शीर्षक, यानी पाठ का नाम नवनिर्माण। रचना का त्रिलोचन, अगर आपको इनका मूल नाम मालूम है तो आप लिखिए, नहीं मालूम है तो आप मत लिखिए। इनका मूल नाम है वासुदेव सिंह। अगला मुद्दा है कविता की केंद्रीय कल्पना। अब कविता की केंद्रीय कल्पना में क्या लिखना है? कविता की केंद्रीय कल्पना में आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है, प्रस्तुत कविता में संघर्ष करने की बात कही गई है, अत्याचार
के खिलाफ आवाज उठाने की बात कही गई है, विषमता निर्बलता पर विजय पाने की बात की कही गई है। कवि ने इस पे जोर दिया है। समाज में समानता और स्वतंत्रता मानव की स्थापना की बात कही गई है। तो ये हमें कविता पढ़ने के बाद हमारी केंद्रीय कल्पनाओं में ये सारी बातें आती है। अगला हम देख लेते हैं रस अलंकार। मुझे यहाँ पर पढ़ने पर मानवीकरण अलंकार प्रतीत हुआ है। आपको पढ़ने पर जो भी अलंकार की अनुभूति होगी या आपको लगेगा ये अलंकार यहाँ पर होना चाहिए इस पंक्तियों को या काव्य को पढ़कर, तो आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। मुझे पढ़ने पर मानवीकरण अलंकार दिखाई दिया है। पूरा नवनिर्माण पढ़ने पर तो मैंने मानवीकरण अलंकार लिखा है। अगर मुझे रस की अनुभूति के बारे में चर्चा करनी है तो मुझे कुछ पंक्तियों में शांत रस जो है वो दिखाई दिया है, तो आप शांत रस भी लिख सकते हैं। अन्यथा आपको जिस रस की अनुभूति हुई है आप वो लिख सकते हैं काव्य को पढ़कर, उसे समझकर। अगला देख लेते हैं प्रतीक विधान। कौन कौन से दृश्य जो है, कौन कौन सी बातें हमें काफी अच्छी लगती है, हमारे समक्ष वो मस्तिष्क में बिंब कर जाती है, दृश्य घर कर जाती है, तो इसको यहाँ पर लेकर लिखना है। तो आप अपने समक्ष देख रहे हैं कविता में विश्वास, प्रेरणा की बातें कही गई है। नर नारी द्वारा नए समाज की रचना करने का कठिन कार्य कहा गया है। जो कांटे होते हैं उस पर ताज पहनने की बातें कही गई है। तो ये सभी सुंदर प्रतीकों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, तो ये हमें काफी अच्छा लगा। अगला मुद्दा देख लेते हैं कल्पना। अब इसमें हमें ये बताना है कि पढ़ने के बाद कौन सी कल्पनाएं हमारे मन में आती है। इस कविता को पढ़ने के बाद कौन सी सकारात्मक कल्पनाएं हम जन्म देते हैं अपने मस्तिष्क में। तो देखिए, दबे कुचले लोगों के प्रति आशावाद, यानी जिनको समाज में सम्मान नहीं मिलता है उनके प्रति आशावाद की बातें त्रिलोचन जी ने की है। इसके साथ में उत्थान एवं स्वर बुलंद करना, यानी देश के प्रति नया उत्थान करना, अपनी आवाज को उस समय क्या करना, बुलंद करना, जोर देना। तो ये बहुत अच्छी बातें यहाँ पर त्रिलोचन जी ने बताई है, ये कल्पनाएं हम कर सकते हैं। अब कौन सी पंक्तियां पसंद आई है, उसका प्रभाव क्या है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो पंक्तियां मुझे पसंद आई है मैंने ये लिखा है। आपको जो पंक्तियां पसंद आएगी आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठकर अपना इतिहास वही कहता है। मुझे ये पंक्तियां बहुत पसंद आई। इसका प्रभाव यहाँ पर मैंने नहीं लिखा। अगर प्रभाव लिखना हो तो ये पंक्तियों का प्रभाव मुझ पर इस प्रकार से पड़ा है कि जिस व्यक्ति को अपने लक्ष्य का, अपने मंजिल का पता चलता है तो उसके रास्ते में, पथ में कितनी भी संकट, कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए, वो उसे पार करता जाता है और यही सफलता उसे आगे बढ़ाती है और एक दिन विजय के शिखर पर पहुंचकर अपना इतिहास स्वयं बताता है और लोग उसका मान सम्मान भी करते हैं। ये बातें मुझे बहुत प्रभावित करती है, तो आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। अगला मुद्दा हम देख लेते हैं कविता पसंद आने का कारण। अब ये जो पंक्तियां दी गई है इसके अंदर अगर हम देख लें, इन पंक्तियों के अंदर देख लें कि हमें ये कविता क्यों पसंद आई है, तो इसलिए पसंद आई कि यहाँ पर अपने लक्ष्य को निर्धारण कर लेने के बाद मनुष्य को हर समय उसको पूरा करने में अपना जी जान लगा देना चाहिए। फिर मार्ग में कितनी कठिनाई क्यों ना आए, कितनी परेशानी क्यों ना आए, उन्हें सहते हुए हमेशा हमें अपने लक्ष्य की तरफ पूरी तरह से ध्यान देना है और एक दिन ऐसे व्यक्ति को सफलता जरूर मिलती है। ऐसे ही व्यक्ति लोगों के लिए आदर्श बनते हैं और लोग उनका गुणगान करते हुए नहीं थकते हैं और उनसे प्रेरणा भी लेते हैं। तो ये बातें हमें काफी अच्छी लगती है और ये बातें हमें काफी पसंद भी आती है। तो आइए अगला नवनिर्माण से देख लेते हैं। पिछला हमने देखा कि मुद्दों के आधार पर था, यहाँ पर मुद्दों के आधार पर नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मुद्दों के आधार पर दिया तब तो आप सीधे सीधे लिख देंगे, लेकिन अगर मुद्दों के आधार पर नहीं आपको मिला तो आप मुद्दे बनाकर लिखेंगे। इससे क्या होगा, आपको याद रहेगा कि मुझे किसके बाद में क्या लिखना है। अब देखिए अगला प्रश्न, अन्याय अत्याचार से दीन दुखियों को मुक्ति दिलाने के लिए उनका बल बन जाना ही बलवान व्यक्तियों के लिए बल का सही उपयोग है। जब हमने पिछला देखा था नवनिर्माण का प्रश्न, तो उसके अंदर था मुद्दों के आधार पर नवनिर्माण का, यानी नवनिर्माण काव्य का रसास्वादन कीजिए। तो पूरे नवनिर्माण का रसास्वादन करना था पाठ को पढ़ के, लेकिन यहाँ आपको बांध कर दिया गया है
कि जो अन्याय, अत्याचार और दीन दुखियों वाली पंक्ति है, आपको उस पर जाकर रसास्वादन करना है। यानी इस कथन ये जो कहा गया है, इसके आधार पर आपको नवनिर्माण का रसास्वादन करना है। तो हमें उन पंक्तियों को ध्यान में रखकर नवनिर्माण का, कविता का रसास्वादन करना है। तो आइए देखिए इसका हम अब प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम कवि का नाम लिख देते हैं। अगर आप यहाँ पाठ का नाम लिखते हैं तो भी कोई गलती नहीं है। मैंने आपके अनुसार लिखा है, क्योंकि आप ऐसी छोटी मोटी गलतियां कर सकते हैं, इसलिए अगर आप ऐसे भी लिखते हैं तो डरिए नहीं कि हमने पहले कवि का नाम लिख दिया है तो हमारे नंबर चले जाएंगे, हमारे अंक नहीं मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको तभी भी इसके अंक प्राप्त होंगे। कवि का नाम अगर आप लिखते हैं तो त्रिलोचन पर आपको 1 मार्क्स मिलता है। आपके अनुसार मैंने यहाँ पर कोशिश की है लिखने की कि आप किस प्रकार से लिख सकते हैं। अभी त्रिलोचन यहाँ लिखा है, अगर मुझे त्रिलोचन जी का मूल नाम याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ नहीं लिखूंगी। फिर पाठ का नाम नवनिर्माण। फिर रचना का प्रकार। रचना, ये कौन सी रचना है, किस प्रकार से है। जब आपको शिक्षक ने पढ़ाया होगा तो उस समय आपको बताया होगा कि ये चतुष्पदी यानी 4 छंद वाला ये कविता है। तो आप वहां लिखेंगे चतुष्पदी छंद से रचित ये कविता नवनिर्माण है, जो जीवन के संघर्ष करने को बताया गया है। फिर प्रतीक विधान, ये बहुत जरूरी है आपको लिखना। हमारे समाज में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता आदि का बोलबाला है। कवि इन बुराइयों पर काबू पाने के लिए लोगों को बल और साहस एक करने का आह्वान जोर देते हैं। ये सारी बुराइयां कुछ लोगों द्वारा अपने शारीरिक एवं आर्थिक बल का दुरुपयोग यानी गलत उपयोग करने के कारण पनपती है। फिर 5वां, रचना से प्राप्त प्रेरणा। यहाँ बल प्रयोग से कवि का अर्थ है कि किसी के विरुद्ध बल का अनावश्यक प्रयोग ना करे। यानी इस कविता, ये जो है पंक्तियां पढ़ने के बाद में हमें इससे क्या प्रेरणा प्राप्त हुई है, आप यहाँ लिख सकते हैं। बलहीन लोगों को बल बनकर दिखाने से है, तभी उन्हें समाज में समानता का दर्जा मिल सकता है और वे निर्बलता पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। तो ये रचना से हमें क्या हुआ है, ये प्रेरणा प्राप्त हुई है। अब कौन सी पंक्तियां हमें पसंद आई है और उसका प्रभाव हम पर क्या पड़ा है। बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। अब इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो आप इस प्रकार से इसका प्रभाव, यानी जो प्रभाव मुझ पर पड़ रहा है इस पंक्ति को पढ़ने के उपरांत, वो इस प्रकार से पड़ रहा है। कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि मनुष्य को बल प्राप्त होता है तो वो किसी भी निर्बल व्यक्ति को सताने के लिए नहीं होता, बल्कि जो दुखी है, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसको बचाने के लिए होता है। क्योंकि अगर तुम्हें बल मिला है, तुम्हें एक शक्ति प्रदान की गई है, तो तुम सबकी सहायता करो, उसे सम्मान दो, तुम उसकी सहायता करो, उसके बल बनो। अगला हम मुद्दा देख लेते हैं, कविता पसंद आने का कारण। अब यहाँ पर कवि ने इस कविता में अपनी बात कहने के लिए कहीं भी रस और अलंकार वाली श्रृंगारी भाषा का प्रयोग नहीं किया है, ना ही उन्हें अपनी बात कहने के लिए दुरूहता के माया जाल में फंसना पड़ा है। कविता के शाब्दिक शरीर के रूप में सरल शब्दों की आत्मीय, अंदर से आत्मीय शक्ति तथा कविता का प्रसारपूर्ण कविता में व्यक्त भाव को सरलता पूर्वक आत्मसात करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अब ये ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसा लगेगा कि इतने कठिन हिंदी में शब्द दिए गए हैं, वाक्य दिए गए हैं, तो किस प्रकार से हम इसे लिखें। तो आप इसकी चिंता बिल्कुल ना करें, आप अपने सरल हिंदी में, सरल शब्दों में, सरल वाक्यों में लिखें, कोई भी इसमें समस्या नहीं है, आपको तभी भी अंक प्राप्त होंगे। लेकिन जो भी आप लिख रहे हैं बड़े ही सरल और स्पष्ट ढंग से आप लिखें। अगला हम देख लेते हैं पाठ का, अगले पाठ देख लेते हैं गुरुबानी। गुरुबानी भी देख लीजिए, मुद्दों के आधार पर और बिना मुद्दों के आधार पर किस प्रकार से हमें लिखना है। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर दोहों और पदों का रसास्वादन कीजिए। तो सबसे सर्वप्रथम हम प्रारंभ करेंगे, पाठ का नाम गुरुबानी, रचनाकार गुरु नानक, कविता की केंद्रीय कल्पना। तो प्रस्तुत दोहों में पदों में गुरु के महत्व, ईश्वर की महिमा और प्रभु का नाम स्मरण करने वाले से ईश्वर प्राप्ति की बात कही गई है। फिर अलंकार, कौन से अलंकार है, तो जब मैंने इस कविता को पढ़ा था, इस दोहे को पढ़ा था, तो उस समय मुझे रूपक अलंकार यहाँ पर ज्यादा देखने के लिए मिला और भक्ति रस। फिर
प्रतीक विधान। प्रस्तुत कविता में कवि ने गुरु का चिंतन न करने वालों तथा अपने आप को ज्ञानी समझने वालों को बिना संरक्षण वाले व्यक्ति को कहा गया है। इसके लिए कवि ने निर्जन स्थान पर की गई हुई तल्ली के पौधों के प्रतीक के रूप में यहाँ पर उपयोग किया है। अगला कल्पना देख लेते हैं कि दोहे को पढ़ने के बाद में क्या कल्पनाएं मेरे मन में आई। जीवन में गुरु का महत्व, कर्म की महानता तथा प्रभुत्व के नाम का स्मरण, प्रभुत्व प्राप्ति का मार्ग। अब मुझे कौन सी पंक्तियां पसंद आई है? कविता की पसंद पंक्तियां इस प्रकार है। गुरु नानक गुरु न चेतनी, मनी आपने सुधेत, तेतिल बुआई जिक सुवे अंदर खेत, खेते अंदर छूटिया, कहु नानक सक ना, फली अही फूली अही बी पूड़े, बी तन विच स्वा। फिर कविता पसंद आने का कारण देख लेते हैं कि ये कविता क्यों पसंद आई है। गुरु नानक ने इन पंक्तियों में बताया है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गुरु को महत्व नहीं देते हैं, अपने आप को ही सर्वोच्च ज्ञानी समझ लेते हैं। गुरु नानक जी ऐसे लोगों की तुलना उस तिल के पौधे से करते हैं जो निर्जन स्थान पर भी अपने आप उग जाता है, उसको खाद पानी देने वाला कोई भी नहीं होता है, इसीलिए उस पौधे का विकास नहीं हो पाता। ऐसे पौधों में भी फूल भी लगते हैं, फल भी लगते हैं, पर फल के अंदर दाने नहीं पड़ते हैं, उसमें गंदगी और राख ही होती है। वैसी ही हालत गुरु के मनुष्य की होती है। ऐसे लोगों का मानसिक विकास कभी नहीं हो पाता। अगला हम देख लेते हैं, ये तो रहा मुद्दों के आधार पर। दूसरा देखिए, बिना मुद्दों के आधार पर गुरु निष्ठा और भक्ति भाव से ही मानव श्रेष्ठ बनता है, इस कथन के आधार पर कविता का रसास्वादन कीजिए। तो जो गुरु वाली, गुरु नानक चेतनी वाली जो पंक्तियां हैं, हमें उसे ही आधार बनाकर गुरु वाणी का रसास्वादन आपको करना पड़ेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब तो आप बहुत अच्छी से समझ गए होंगे कि रसास्वादन को किस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो देखिए, पाठ का हम शुरुआत करेंगे। पाठ का नाम गुरुवाणी, फिर रचनाकार गुरु नानक, कविता की केंद्रीय कल्पना। तो गुरु नानक का कहना है कि बिना गुरु के मनुष्य को ज्ञान नहीं मिलता है। मनुष्य के अंतःकरण में अनेक मनोविकार होते हैं, बहुत सारी बातें मनुष्य सोचता रहता है, जिसे वशीभूत होने में उसे वास्तविक दर्शन नहीं होते हैं। वह अहंकार में डूबा रहता है, उसमें गलत सही का विवेक नहीं रहता है, सोचने की सामर्थ्य नहीं होती है। ये मनोविकार दूर होता है और गुरु से ज्ञान प्राप्त होने पर। अगला देखिए, पसंद की पंक्तियां, यानी कौन सी पंक्तियां आपको काफी पसंद आई है। मन रे अहिनीसी हरि गुण सारी, जिनु खिनु पलु नाम न बीसरे, जे जन बिरले संसारी। ज्योति ज्योति मिलाइए, सुरति सुरति संजोगु, हिंसा अव में गतु गए नाही, सहसा सोगु। गुरुमुख जिसु हार मनी बसे, तीसु मेले गुरु संजोगु। तो ये क्यों पसंद आया है, इसका कारण हमें लिखना है। गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा और उनमें पूरा विश्वास हो तो मनुष्य के अंतःकरण में इन विकारों को दूर होने में समय नहीं लगता। अगर गुरु पर हम विश्वास रखें तो हमारे मन में जो भी असमंजस हो या समस्याएं हो, उसे दूर होने में समय नहीं लगता। मन के विकार दूर हो जाने पे मनुष्य को सबको एक समान दृष्टि से देखने की भावना उत्पन्न हो जाती है। उसके लिए ना कोई छोटा बड़ा, ना कोई बड़ा छोटा तथा ऊंच नीच नहीं रह जाता। उसे मनुष्य में ईश्वर के दर्शन होते हैं और उसके लिए ईश्वर की भक्ति की सुगम हो जाती है। अगला देख लेते हैं, इस रचना से हमें कौन सी प्रेरणा प्राप्त हुई। गुरु नानक ने अपने पद में इस बात को बड़े ही सरल ढंग से कहा है। इस तरह गुरु के प्रति सच्ची निष्ठा भक्ति भावना से मनुष्य वह बन जाता है। तो इस प्रकार से गुरुवाणी आपके समक्ष दी है। अगला हम देख लेते हैं पाठ 5, वृंद के दोहे। मुद्दों के आधार पर और बिना मुद्दों के आधार पर हम इसे भी इसी प्रकार देखेंगे। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर वृंद जी के दोहे का रसास्वादन कीजिए। तो रचना का शीर्षक हम लिखना प्रारंभ करेंगे, वृंद के दोहे। रचनाकार वृंद, पूरा नाम वृंदावन दास है, ध्यान रखिएगा। साहित्य संबंधित ज्ञान में भी आपको पूछ सकता है कि वृंद जी का मूल नाम क्या है, तो वृंदावन दास। फिर कविता का केंद्रीय कल्पना। प्रस्तुत दोहों में कई नीति परक बातों की सीख दी है। इस कविता की केंद्रीय कल्पना नीति परक बातें हैं।
अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार मुझे यहाँ दिखाई दिया है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं कविता में, दोहों में कुछ ऐसी बातें कही गई है जो काफी बढ़ा चढ़ा कर बातें कही गई है, इसीलिए अतिशयोक्ति अलंकार का यहाँ पर मैंने प्रयोग लिखा हुआ है। प्रतीक विधान देख लीजिए। कवि वृंद के दोहे में समझाने के लिए कई प्रतीकों का सुंदर वर्णन किया गया है। जैसे कविता में आप देख सकते हैं कि जायना, सोर, काट की हाड़ी, बावस, गरुण, गागरी, पाथर, कोकिल, अम्बा, निम्बोली, कुलाड़ी, बिरवान, ऐसे कई प्रतीकों का, कई शब्दों का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है दोहे को लिखने के लिए। कल्पना, इसमें अनेक नीति परक उपयोगी बातें दोहों में कही गई है, बहुत सारी नीतियों की बातें सिखाई गई है दोहों में, तो ये हमें काफी अच्छा लगा है। आगे कौन सी पंक्तियां हमें पसंद आई है ये हम देख लेते हैं। हमें कविता में ये पंक्ति काफी पसंद आई है। सरसूती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, जो खर्चे घटी चार। अब इन पंक्तियों में जो वृंद जी हैं वो बता रहे कि ज्ञान के भंडार की विपुलता कभी भी कम नहीं होती है, जितना खर्च करोगे उतना ही आपको ज्यादा प्राप्त होगा। अब कविता पसंद आने का कारण, कविता मुझे इसलिए पसंद आया है कि संसार में कोई भी एक ऐसी वस्तु नहीं है जो किसी को देने से कम होती है। आप जितना ज्ञान दोगे उतना ही ज्ञान आपका बढ़ता जाएगा, वो घटेगा नहीं, बल्कि आपकी गगरी हमेशा भरी रहेगी। कहते हैं कि अपने पास जमा करके रखने पर वो नष्ट हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। तो ये बातें बहुत अच्छी भी लगती है और मन को छू भी लेती है। तो इस प्रकार से आप वृंद के दोहे का रसास्वादन लिखेंगे। अगला हम देख लेते हैं बिना मुद्दों के आधार पे। अब देखिए इस प्रकार दिया जाएगा, जीवन के अनुभव और वास्तविकता से परिचित कराने वाले वृंद जी के दोहों का रसास्वादन कीजिए। अब यहाँ आपको मुद्दे नहीं दिए रहेंगे, तो आपको क्या करना है, इन्हीं मुद्दों को आधार पर बनाकर लिखना है। अभी जैसे मैंने आपको कहा था कि जो जो आपको मुद्दे याद आते हैं आप लिखिए। अब आपके अनुसार मैंने आपकी कल्पना को करके यहाँ पर मुझे 5 मुद्दे याद आए, तो मैंने 5 मुद्दों को लेकर लिखा है। देखिए, रचना का शीर्षक वृंद के दोहे, आपको 1 अंक प्राप्त हो गए। कविता की केंद्रीय कल्पना, कवि वृंद ने अपने लोकप्रिय छंदों के माध्यम से सीधे साधे ढंग से जीवन के अनुभव से परिचित कराया है तथा जीवन का वास्तविक मार्ग दिखाया है। कवि व्यवहारिक ज्ञान देते हुए कहते हैं कि मनुष्य को अपनी आर्थिक क्षमता को ध्यान में रखकर किसी काम की शुरुआत करनी चाहिए, तभी आपको सफलता मिल सकती है। तो ये मुझे केंद्रीय कल्पना में नजर आया, तो मैंने यहाँ लिख दिया। मुझे कौन सी पंक्तियां पसंद आई है, अब यहाँ पर, जो जाको गुण जानहि सो तिहि आदर दे, कोकिल अंबई लेत है कागर निम्बोरी लेत, कोयल को मधुर आम मिलता कौवे को कड़वी निम्बोली, बिना सोचे विचारे किया गया कोई भी काम आपको नुकसान ही दे सकता है। ये कविता का प्रभाव है, कभी भी हमें सोच विचार कर काम करना है, अन्यथा वो हमें नुकसान ही देता है, फायदा तो हमें बिल्कुल भी नहीं देगा। अब कविता क्यों पसंद आया है, इसका क्या कारण है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अभी बच्चे जो हैं वो अच्छे भरे होने के कारण, यानी जब बच्चे जन्म लेते हैं तो पालने में ही ये पता चल जाता है कि बच्चा किस प्रकार से यह आगे प्रगति करेगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जब एक छोटा सा पौधा होता है जिसे पत्तों को देखकर उसकी प्रगति का अनुमान लगा लेते हैं, यहाँ पर कवि एक अनोखी बात हमें बताते हैं कि संसार में कोई भी चीज हो, जो जितना भी खर्च करोगे उसमें कमी नहीं आती है, बल्कि ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसके भंडार को जितना खर्च किया जाए वो उतना ही बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार से ये वृंद के दोहे मुद्दों के आधार पे और बिना मुद्दों के आधार पर आप लिख सकते हैं। अगला हम देख लेते हैं पेड़ होने का अर्थ, इसका रसास्वादन देख लीजिए। मुद्दों के आधार पर, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पेड़ होने का अर्थ कविता का रसास्वादन कीजिए। अब आप शायद हमने अभी तक जितने कविता पढ़े हैं अब आप अच्छे तरह से लिख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। रचना का शीर्षक पेड़ होने का अर्थ, रचनाकार डॉक्टर मुकेश गौतम। कविता का केंद्रीय कल्पना, सब कुछ दूसरों को देखकर जीवन की सार्थकता सिद्ध करना पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा शिक्षक है। पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है, उसे समाज के प्रति जिम्मेदारी निर्वाह करना सिखाता है। पेड़ ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है, उसने मानव को संस्कारशील बनाया है।
इसके बाद अलंकार जो मुझे यहाँ दिखाई दिए हैं, मानवीकरण अलंकार दिखाई दिया है। प्रतीक विधान, कवि ने पेड़ को परोपकार के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए दर्शाया है। कवि ने इस तरह के महान त्याग के लिए महर्षि दरिया जैसे महान जो दाता हैं उनकी बातें, उनके बिंब को, प्रतीक को यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये बातें हमें काफी अच्छी लगी। हमने कल्पना क्या की, जब हम इस कविता को पढ़े तो हमने इस पे ये कल्पना की कि पेड़ आदिकाल यानी ये पहले से, प्राचीन काल से ही मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक, सबसे बड़ा टीचर है। उसका हौसला बढ़ाना, समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने का बोध हमेशा हमें करवाता रहेगा। भारतीय संस्कृति को जीवित रखने का और मनुष्य को संस्कारशील बनाने का काम हमेशा करता रहेगा। तो ये बातें हमें काफी अच्छी लगी। फिर हमें कौन सी पंक्तियां पसंद आई है? कविता की पसंद पंक्तियां कुछ इस प्रकार से है। राह में गिरा देता फूल और करता है इशारा उसे आगे लड़ने का। ये पंक्तियां काफी पसंद आई है। इसका कारण ये है कि कविता में कवि ने पेड़ के माध्यम से मनुष्य को मानवता और परोपकार जैसे मानवोचित गुणों की प्रेरणा देते हैं। तो इस प्रकार से ये मुद्दों के आधार पर था। अब हम बिना मुद्दों के आधार पर देखेंगे। पेड़ होने का अर्थ, पेड़ हौसला है, पेड़ दाता है। इस कथन के आधार पर संपूर्ण अभी यहाँ दिया है, संपूर्ण का तात्पर्य है पूरी कविता का रसास्वादन कीजिए। अब हमको पूरी कविता लेनी है, तो यहाँ पर आइए प्रारंभ करते हैं। रचना का शीर्षक, पाठ का नाम, पेड़ होने का अर्थ, रचनाकार का नाम डॉक्टर मुकेश गौतम। कविता का केंद्रीय कल्पना, पेड़ होने का अर्थ कविता में डॉक्टर मुकेश गौतम ने पेड़ के माध्यम से मनुष्य को मानवता, परोपकार, मनोचित गुणों की प्रेरणा दे रहा है। मनुष्य जरा सी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर वो जो है सहम जाता है, मनचाही सफलता ना प्राप्त होने पर उसका हौसला खो बैठता है। लेकिन पेड़ में ये सारी चीजें नहीं है। पेड़ चाहे आंधी हो, तूफान हो, उसका सामना करता है, घायल होकर टेढ़ा होता है, लेकिन उसके साथ वो आपको हौसला जरूर आगे बढ़ने की देता है। फिर पसंद पंक्तियां देख लीजिए। आदिकाल से आज तक, सुबह शाम दिन रात पेड़ हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। कवि को मिला कागज कलम स्याही, वेद हकीम को दवाई, शासन या प्रशासन सभी के लिए बैठने के लिए सभी के लिए बैठने के लिए कुर्सी मेज आसन, जो हम उपयोग नहीं करें वृक्ष के पास ऐसी भी नहीं चीज है। जी हाँ, सच तो ये है कि पेड़ संत है, दधीची है। ये कविता क्यों पसंद आई है, इसका कारण हम देख लेते हैं। मनुष्य समाज में किसी भी राज यात्रा हो, कोई शुभ कार्य हो या फिर किसी की बारात हो, पेड़ सभी को ये युगों युगों से सौगात देता है। पेड़ को कागज कलम स्याही, वैद्य हकीम सभी का वो किसी न किसी तरीके से मदद करता है। हमें आसन के लिए भी मदद करता है। वास्तव में देखा जाए तो पेड़ के पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो मनुष्य के काम न आती हो। पेड़ तो संत के समान महान है, जो दूसरों को वो देता ही आया है, कभी उसने कुछ लिया ही नहीं है। वास्तविक तो ये है कि पेड़ उस दधीची संत के समान है जिसने मरने के बाद भी अपनी राख, अपनी अस्थियों को दान कर दी थी। उसी प्रकार पेड़ भी बिना स्वार्थ के अपने आप को दान कर देता है, और ये बहुत गर्व की बात है। तो इस प्रकार से पेड़ होने का अर्थ जो है हमने इस कविता को देखा। अब पाठ 13 कनुप्रिया विशेष अध्ययन। तो कनुप्रिया काव्य का रसास्वादन कीजिए। आइए देख लेते हैं हम पूरी कनुप्रिया जो है काव्य है उसका पूरा रसास्वादन हम देख लेते हैं। रचना का शीर्षक यानी पाठ का नाम कनुप्रिया, रचनाकार डॉक्टर धर्मवीर भारती। कविता की केंद्रीय कल्पना, इस कविता में राधा और कृष्ण के तन्मयता, जो उनकी लीनता, जो उनके प्रति सर्वस्व अर्पण करने, इन सभी का बहुत अच्छी तरह से उल्लेख किया गया है। महाभारत युद्ध के महानायक के रूप में तौला गया है। राधा कृष्ण के वर्तमान रूप से चकित व उनके नायक तत्व के रूप में अपरिचित, और उसे तो कृष्ण अपनी तन्मयता के छड़ों में केवल पढ़ने की बातें करते हुए दिखाई देते हैं। रस और अलंकार की बातें अगर हम करें तो आपको जो भी रस पढ़ने पर प्राप्त होता है आप वो लिख सकते हैं, और जो अलंकार आपको पढ़ने पर प्राप्त होता है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रतीक विधान,
राधा कनु को संबोधित करते हुए कहती कि मेरे प्रेम को तुमने साध्य न मानकर साधन माना है। इस लीला क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में तुम दूरी तक तटा तक करने के लिए मुझे केवल तुमने सेतु का मार्ग बनाया है, और यहाँ लीला क्षेत्र में युद्ध क्षेत्र को जोड़ने के लिए सेतु जैसे प्रतीक का तुमने क्या किया है, प्रयोग किया। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, आप अपने शब्दों में भी, सरल शब्दों में भी लिख सकते हैं। अगला देखिए, कल्पना। प्रस्तुत काव्य रचना में राधा और कृष्ण के प्रेम की बातें कही गई है। महाभारत युद्ध में कृष्ण की भूमिका, जो राधा अपने मन से बातें कर रही थी, अपने मन को समझा रही थी, और राधा के नजरिए से इस जो कनुप्रिया है उसे चित्रित किया गया है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है, आप कल्पना करके यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला देखिए, कौन सी पंक्तियां आपको काफी पसंद आई है। तो दुखी क्यों करती है पगली, क्या हुआ जो कनु के वर्तमान अपने तेरे उन तन्मय क्षणों की कथा से अनभिज्ञ है, उदास क्यों होती है, ना समझ कि इस भीड़ भाड़ में तू और तेरा प्यार नितांत अपरिवर्तित छूट गए हैं, गर्व कर बाबरे। कौन है जिनके महान प्रिय की 18 अछोनी सेनाएं हो। इन पंक्तियों में राधा को अवचेतन मन की बातें यहाँ पर सांत्वना देती है। राधा अपने ही मन को ये प्रश्न भी करती है और अपने मन को सहानुभूति और सांत्वना भी देती है। आगे देखिए, ये कविता पसंद आने का क्या कारण है। ये कविता, ये पंक्तियां इसलिए पसंद आई है क्योंकि राधा जो है अपने अवचेतन मन में बैठी हुई है और राधा के मन में बहुत सारे प्रश्न हो रहे हैं, जिन प्रश्नों का वो जवाब चाहती है। लेकिन वो प्रश्न जो है, राधा को केवल उन प्रश्नों में सांत्वना ही दिखाई दी है। जैसे कृष्ण से परिचित हो, तुम सब जानती हो, वो भले तुमसे दूर चले गए हैं लेकिन तुम्हें उदास नहीं होना है। तुम्हें तो ऐसे महान नायक पर गर्व करना है, क्योंकि ऐसे महान नायक के पास में 18 अछोड़ी की सेनाएं हैं, लेकिन वो केवल प्रेम तुमसे ही करते हैं और वही तुम्हारे प्रेमी हैं। तो तुम्हें इस बात का गर्व होना चाहिए। तो कनुप्रिया में इस प्रकार से लिखा गया है। अब अगला, मैंने चुनिंदा शेर गजल जो है उसका रसास्वादन नहीं लिखा है, उसका रसास्वादन आपको लिखना है। तो ये गृह कार्य आपके लिए है कि आप चुनिंदा शेर गजल का रसास्वादन किस प्रकार से लिखते हैं। प्रश्न आपके समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत है, मैंने मुद्दे भी दे दिए हैं। तो आप मुद्दे के आधार पर और बिना मुद्दों के आधार पर लिखकर, मेरा ईमेल आईडी nmtalks.education@gmail.com करके दिया हुआ है, तो आप अपना PDF फाइल में लिखकर आप अटैच कर सकते हैं। तो मैं देखूंगी कि आपने रसास्वादन सही तरीके से लिखा है कि नहीं लिखा है। आपको जरूर कमेंट करूंगी कि आपने रसास्वादन सही से लिखा है या नहीं लिखा है। तो जरा देखिए, प्रश्न देख लेते हैं। चुनिंदा शेर संपूर्ण पाठ रसास्वादन इन मुद्दों के आधार पर कीजिए। मुद्दे आपको मैंने दे दिए हैं। पाठ का नाम लिखिए, रचनाकार का नाम, कविता का केंद्रीय कल्पना, प्रतीक, विधान, पसंद, पंक्तियां और प्रभाव, कविता पसंद आने का कारण। अगर इसके अतिरिक्त आपको लगता है कि और भी मुद्दों को शामिल किया जा सकता है तो आप अपने अनुसार मुद्दों को शामिल कर सकते हैं, लेकिन जरूर आप लिखकर PDF फाइल मेरे इस ईमेल आईडी पर, मेरे चैनल के ईमेल आईडी पर आप जरूर अटैच करें, जिससे मुझे समझ में आए कि आप रसास्वादन किस प्रकार से समझ पाए हैं। अगर इससे जुड़ी और भी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं डॉक्टर निशा मिश्रा आप सभी से अलविदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। जय भारत, जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।